बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स जो है वो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने टाइम बार्ड चेक्स और पोस्ट डेटेड चेक्स के बारे में जिक्र किया था। हमने देखा था कि उन दोनों की क्या ट्रीटमेंट होगी, राइट। तो क्लियर हो गई सारी बातें आपको। मैंने आप लोगों को फिर एक होमवर्क भी दिया था और वो होमवर्क क्या था? वो होमवर्क था आपका चैप्टर जे। जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है उनके पास ये होगा क्वेश्चन नंबर J1, और जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक नहीं था, चले ठीक है अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। जिनके पास क्वेश्चन पैक का क्वेश्चन बैंक नहीं है, ऑटम 2015 यानी कि सितंबर 2015 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 जी किया आप लोगों ने अटेम्प्ट। हुसैन जवाद अटेम्प्ट किया इसको। रांझा एंटरप्राइजेस, ठीक है तो हुआ आपसे। चलना इसको देखते हैं क्या इसमें क्या इश्यू है। मोहसिन कोई मसला है इसमें आपको? जुलेखा आप बताएं। 6,30,000 टाइम बार्ड वाली ट्रांजैक्शन, अच्छा 6,30,000 में क्या कह रहे हो आप? पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? अ सप्लायर वाज इशूड अ चेक ऑफ, ठीक है यही आंसर आया है 6,30,000, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो आपका 6,30,000 आएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अच्छा तो अ सप्लायर वाज इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 1,25,000 इन प्लेस ऑफ अ टाइम बार्ड चेक ऑन 25 जून 2015। तो क्या हुआ था कि 25 जून 2015 को एक आपका चेक जो है वो टाइम बार हुआ था, तो उसकी जगह एक नया चेक इशू कर दिया, यानी कि नया चेक इशू किया तो बैंक को क्रेडिट करके पेएबल फॉर एग्जांपल डेबिट हो गया, बल्कि पेएबल ही डेबिट होगा, राइट। लेकिन उसमें ये बोल रहा है एंड इट वाज क्लियर्ड ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि वो प्रेजेंट भी कर दिया और उसके अगेंस्ट पैसे भी हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गए, क्लियर हो गया, यानी कि वो प्रेजेंट भी हो गया और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई। लेकिन वो क्या कह रहा है? However, the cancellation of time barred check was not recorded by RE. तो हमें टाइम बार्ड चेक को क्या करना होता है? डेट ऑफ टाइम बारिंग पे हमें क्या करना होता है? डिसऑनर की एंट्री पास करनी होती है। चेक आपने इशू किया था और वो अगर टाइम बार हो जाएगा तो हमें कैश बुक में डेबिट करना था, जो कि हमने नहीं किया, तो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम 1,25,000 को, सही है। जी जुलेखा क्लियर है बच्चे? क्लियर हो गया, लेकिन क्लियर कौन सा हुआ? क्लियर हुआ नए वाला। आपने, आपके पास चेक नंबर 1 था जो कि डिसऑनर हुआ, टाइम बार हुआ, उसकी जगह आपने चेक नंबर 2 को इश्यू किया, चेक नंबर 2 क्लियर हुआ। तो चेक नंबर 1 को तो कैंसिल करना है ना, डिसऑनर करना है, सही है। क्या लिखा हुआ है? अ सप्लायर वाज इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 1,25,000 इन प्लेस ऑफ अ टाइम बार्ड चेक। तो यहाँ पे दो चेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है? पुराने वाले चेक को कैंसिल करना है, डिसऑनर करना है, और फिर आपने नया चेक इशू करना है। तो आपको क्या करना था? पुराने वाले चेक की कैंसिलेशन करके नया चेक इशू करते ना। अब इसमें देखो होता क्या है, अब टाइम बार अगर हो गया तो हम ये बात तो नहीं कह सकते ना सप्लायर को कि भाई आपकी गलती थी, आप 6 महीने में क्यों नहीं गए। सप्लायर तो कहेगा कि मुझे पेमेंट चाहिए, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे? अगर टाइम बार हो जाता है तो हम उसको फिर एक नया चेक इशू कर देते हैं और पुराने वाले चेक की रिवर्सल एंट्री पास कर देते हैं और नए वाले चेक की नई एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जैसे ही वो चेक इशू किया 105,000, checks deposited in bank amounted to rupees the 1,550 were wrongly credited in the bank book, deposited in the bank, ठीक है, क्रेडिट हो गए थे। out of these checks amounting to
अब इसमें क्या बोल रहा है, नहीं इसमें जून के महीने का हमने करना है ना, तो जून के महीने में 1050 के चेक्स जो है वो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में आ रहे थे। ये कब हुए थे, क्लियर कब हुए हैं, ये तो जुलाई के महीने में क्लियर हुए। तो 30 जून को हमने क्या करना है, 30 जून को कहना है कि 1050 के जो चेक्स हैं वो आपके अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं, वो जुलाई के महीने में क्लियर हुए हैं, तो 30 जून को तो नहीं हुए हुए ना। तो हम ये कहेंगे कि चेक्स हमने डिपॉजिट करा दिए थे बैंक कैश बुक में, तो हमने गलती कर दी थी। और वो क्या गलती कर दी थी कि हमने डेबिट पे दिखाने के बजाय इसको क्रेडिट पे दिखा दिया था, तो हमने डबल दी अमाउंट से डेबिट करना है, राइट। ये एरर हमने ठीक कर लिया। फिर हमें ये पता लग रहा है कि 1050 के चेक्स ऐसे थे जो कि बैंक ने क्लियर किए थे जुलाई 2015 में, यानी कि 30 जून 2015 को वो अभी भी अनक्रेडिटेड थे, राइट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स थे। फिर क्या हो रहा है, 5 लाख के जो चेक्स थे, एक चेक था 5 लाख का, वो डिसऑनर कब हो रहा है, 2 जुलाई को। अब 2 जुलाई को वो डिसऑनर हो रहा है, तो हमारे लिए बेहतर ये होता है कि अब जिस तरह हो तो ये 2 जुलाई को रहा है, ठीक है, 2 जुलाई को ये डिसऑनर हो रहा है, यानी कि बैंक ने बोल दिया कि इसके पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हो सकता है डेट गलत हो, राइट, हो सकता है अमाउंट गलत हो सकता है सिग्नेचर ठीक ना हो। ये टाइम बारिंग की वजह से नहीं हो रहा डिसऑनर, ये किसी और वजह से हो रहा है। अब इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप बना रहे हो कैश बुक 30 जून 2015 का, ठीक है, 30 जून 2015 की आप कैश बुक बना रहे हो। इसमें जरा मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी बता दूं, क्लोजिंग करते हुए ना एक दिन में क्लोजिंग नहीं होती, आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं क्लोजिंग करते हुए। जैसे 30 जून 2015 की मैंने अभी जून के महीने की क्लोजिंग अगर करनी है ना, मैंने सारे लेजर इक्विटी अकाउंट्स को क्लोज करना है, कैरेट डाउन निकालना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, एडजस्टमेंट्स पास करनी है, राइट, और मैंने उसके जो भी अगर स्टेटमेंट्स बनाना है तो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी, तो ये काम एक दिन में नहीं होता, ठीक है, इसको लग जाते हैं 2 से 3 से 4 दिन, राइट। अब होता क्या है, डिसऑनर कब हुआ, बैंक ने कब कहा कि डिसऑनर हो गया, 2 जुलाई 2015 को, लेकिन इसके बावजूद आपने डिसऑनर की एंट्री पास करनी है 30 जून 2015 की बुक्स में। इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है, फॉर एग्जांपल आप जून की क्लोजिंग कर रहे थे, जून की क्लोजिंग करते करते आपको हो गई 2 जुलाई, और 2 जुलाई को भी अभी आप क्लोजिंग कर रहे हो जून की महीने में, जून के महीने की। अब होता क्या है, 2 जुलाई को आपका बैंक मैनेजर फोन करता है और वो कहता है कि आपने जो 29 जून को चेक हमें भेजा था ना डिपॉजिट करवाने के लिए, वो डिसऑनर हो गया, यानी कि आपने अपनी बुक्स में रिसीट रिकॉर्ड कर दी थी 29 जून 2015, और आपको 1 या 2 दिन के बाद ही अब पता लग गया ना, क्लोजिंग अभी कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, और आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये डिसऑनर हो चुका था 2 जुलाई को, तो हम ये कहेंगे, यहाँ पे इन्होंने टाइम बार की वजह से तो नहीं लिखा हुआ ना कि वो टाइम बार हो गया था, नहीं, टाइम बार की वजह से अगर वो डिसऑनर होता है तो वो मेंशन करेगा कि द चेक वाज टाइम बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि चेक में कुछ एरर था, चेक की डेट गलत थी, चेक में अमाउंट गलत लिखी हुई थी, सामने वाली पार्टी के पास पैसे नहीं थे, नाम गलत लिखा हुआ था, सिग्नेचर गलत था। तो हम ये कहेंगे कि ये बात अगर हमें 29 जून को ही पता लग जाती या 30 जून को ही पता लग जाती, तो हम 30 जून को क्या कर देते, डिसऑनर्ड की एंट्री पास कर देते। जैसे ही चेक मिला हमने रिसीट रिकॉर्ड कर ली, और अगर उसी दिन शाम को पता लग जाता या 30 जून को पता लग जाता कि चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा या चेक में कोई गलती है, तो हम उसी दिन रिवर्सल एंट्री पास कर देते ना इसकी। अब हुआ क्या, वो आपको इसकी डबल एंट्री इसका पता कब चला, 2 जुलाई को, लेकिन फिर भी आपने इसकी रिवर्सल की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री जून के महीने में पास करनी है। बात समझ आ रही है, क्योंकि हम ये कहेंगे ये 2 जुलाई को भी डिसऑनर्ड था और ये 29 जून को भी डिसऑनर था। अगर चेक के ऊपर कुछ गलती थी, चेक में कोई गलती थी, तो वो 2 जुलाई को भी गलत था चेक, और 29 जून को भी गलत था, 30 जून को भी गलत था। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो सिर्फ डिसऑनर्ड के केस में, इस तरह के केसेस में अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपने, अगर आपको 2 से 3 से 4 दिन के बाद भी पता लग रहा है कि कोई चीज डिसऑनर हो गया, वो टाइम बार की वजह से नहीं है। टाइम बार्ड को डिसऑनर आपने कब करना है, 6 महीने गुजरने के बाद, राइट।
तो अगर 6 महीने आपके कंप्लीट हो रहे हैं जुलाई के महीने में, तो वो डिसऑनर भी जुलाई के महीने में होगा, जून के महीने में नहीं होगा। बात समझ आ रही है मेरी? जवाद, जुलेखा, मोहसिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूज हुआ कि यहाँ पे तो 2 जुलाई लिखा हुआ है, तो डिसऑनर्ड की डबल एंट्री तो हमें 2 जुलाई को पास करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको देखो अभी बीआरएस बनाने को बोल दिया, आप ये अज्यूम करो कि अभी 2-3 जुलाई है और आपको बोला हुआ है कि जी आपने बीआरएस बनाना है, और आपको ये कंडीशन पता लग गई, कि आपको ये बात पता लग गई कि एक ऐसा चेक जो मैंने डिपॉजिट करवाया था 29 जून को, वो डिसऑनर हो चुका है बैंक से ऑन 2 जुलाई, राइट। तो डिसऑनर्ड वो 2 जुलाई को भी था, डिसऑनर्ड वो 30 जून को भी था, वो 29 जून को भी था, राइट। क्लियर है बात? ऑन दी अदर हैंड देखिए यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि चेक्स अमाउंटिंग टू 1050 वर क्लियर्ड बाय द बैंक इन जुलाई, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि जून के महीने में इसकी भी क्लियरेंस डाल दें, नहीं, वो एक्टिविटी ही बैंक ने कब की, बैंक ने एक्चुअली आपके अकाउंट में पैसे कब डाले, जुलाई के महीने में, इसको हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में ही रहने देंगे। सिर्फ डिसऑनर्ड के केस में आपने इस बात को ख्याल रखना है। डिसऑनर्ड के केस में हो गया। फिर हमने देखा था कि अगर आपको बैंक चार्जेस हैं दिसंबर के महीने के, और अगर उसकी एडवाइस आपको डेबिट एडवाइस यानी कि जो उसकी रसीद है वो आपको जनवरी के महीने में मिल रही है, तो आपने उसको भी इग्नोर कर देना है। आपने कहना है कि जनवरी के महीने में मिले, भले फरवरी के महीने में मिले, हमें हमारे बैंक चार्जेस वो कौन से महीने के थे, वो दिसंबर के महीने के थे, तो वो दिसंबर की कैश बुक में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये बात करनी है कि जिस महीने आपने सर्विस, बिल्कुल, टाइम बार चेक जो 6th महीना होगा, जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी में 7वें महीने के शुरू में, इन अदर वर्ड्स फर्स्ट डे ऑफ द 7th मंथ, वो जो भी महीना पड़ता है वो आपका टाइम बार उस महीने में, जिस महीने में वो टाइम बार हो रहा है, उस महीने में उसकी डिसऑनर्ड की एंट्री पड़ेगी। सिर्फ टाइम बार का किस्सा अलग है, बाकी जो डिसऑनर्ड चेक्स होते हैं, इसीलिए हम टाइम बार्ड के केस में ना टाइम बार्ड का टर्म इस्तेमाल हुआ होगा, डिसऑनर्ड के केस में, बाकी जो डिसऑनर्ड है उनके केस में डिसऑनर्ड टर्म इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। टाइम बार्ड भी बेसिकली डिसऑनर्ड ही होता है, जाहिर सी बात है, उसकी भी रिवर्सल एंट्री पास करनी होती है, लेकिन टाइम बार्ड के केस में आपको बताया जाएगा कि ये डिसऑनर हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइम बारिंग, राइट। और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि चेक पे कुछ गलती थी, चेक पे कुछ गलती थी, या सामने वाली पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो जब हमने वो डिपॉजिट करवाया तो वो ऑनर ही नहीं हो सका, ठीक है। जी क्लियर है? मोहसिन, जवाद, जुलेखा, क्लोजिंग खत्म, देखो क्लोजिंग भले खत्म हो जाए, ठीक है, चेक डिसऑनर्ड हो जाए, और अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं, आपने करना ये है, बस इसको अपने पास लिख लो, आपने करना ये कि अगर चेक इधर आपको नजर आ रहा है कि चेक डिपॉजिट कौन से महीने में हुआ था, हमारे करंट मंथ में, राइट, करंट मंथ में चेक डिपॉजिट हुआ था, और वो आपको अगले 4-5-6 दिनों के अंदर अंदर ही बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अगर तो वो इस चेक से पर्टेनिंग है, जो चेक आपका करंट मंथ में डिपॉजिट हुआ था, तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी करंट मंथ में ही कर लेनी है डिसऑनर्ड की, बस ये बात याद रखें। अगर ये होता ना कि अ चेक ऑफ ₹5 लाख वाज डिपॉजिटेड ऑन 1 जुलाई, और वो 2 जुलाई को डिसऑनर हो रहा है, तो वो हमारी कैश बुक में आएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि उसने हमने अपनी कैश बुक में उसको कब रिकॉर्ड किया होगा, जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में रिकॉर्डिंग, जुलाई के महीने में डिसऑनर्ड की रिकॉर्ड, राइट, ठीक है। J7 कर दें, अच्छा चलें, ठीक है, देखते हैं इसको। अभी हमने पास पेपर का देखना था वैसे। J7, अच्छा, जुलेखा और जवाद, एक काम ये करो मोहसिन, लेट जुलेखा एंड जवाद अटेम्प्ट दिस एज वेल, ठीक है। जुलेखा और जवाद, आप लोग एक काम ये करो, J7 आप लोग कर लेना, ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस कर लेंगे इकट्ठे, पहले ये लोग भी ट्राई कर लें, सही है मोहसिन,
इंशाल्लाह कल भी जो है फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। J7 को आज जो मैंने एटलीस्ट प्लान किया हुआ था ना वो दोनों कर लेते हैं ताकि हमारा BRS का चैप्टर तो क्लोज हो जाए। ठीक है, कल फिर हम J7 डिस्कस कर लेंगे और अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है मोहसिन, चले, वेरी गुड, सही है। आपने बस मुझे रिमाइंड करवाना है फिर कल, ठीक है, कि J7 करना है हमने। ठीक है, चले, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स। ठीक है, जिसमें से एक मैं आपको अगेन होमवर्क में दे दूंगी ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। बहुत ही आपको सब आता है। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म्ड है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हमने सारा कुछ कर लिया है। बस अब सिर्फ फर्क क्या है कि अभी हमने उनकी एप्लीकेशन क्या कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को, वो सीखना है। और उसके लिए हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या है, पास पेपर्स की। ठीक है, पैक के अपने क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, लेकिन पास पेपर्स को फोकस करेंगे ना तो वो बहुत ही डिफरेंट हैं। आप देख रहे हो हमने 4-5 पास पेपर्स अभी कर लिए है ना, फिर मैंने अपलोड भी किए हैं उसमें, जिस तरह J7 भी आपके पास पेपर्स का है। तो आपको नजर आएगा कि वही बिल्कुल सिंपल सी चीज को वो कितने डिफरेंट तरीकों से टेस्ट कर सकता है। इतनी बात गारंटीड है, इतनी बात कंफर्म्ड है कि यू नो एवरीथिंग। ठीक है, यू नो एवरीथिंग, ऑल दैट यू नीड टू डू इज टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली। देखना है कि भाई अप्लाई करना है उन कॉन्सेप्ट्स को। अब ये देखें, स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। Galaxy Enterprises maintains a bank account with Z Bank Limited. Following information pertains to the bank account for the month of January 2016. तो जनवरी 2016 का इन्होंने आपको डिटेल दे दिया है। बैलेंस एज एट 31 जनवरी इन्होंने क्या कर दिया, कैश बुक का बैंक बैलेंस दे दिया। डेबिट है 8,56,000 और बैंक स्टेटमेंट दे दिया 11,182,500। तो हमारा अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक स्टेटमेंट का आइडियली क्रेडिट होना चाहिए, वो तो आपका आ रहा है इस तरह से, लेकिन अमाउंट्स में डिफरेंस है, राइट। हम ये कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पड़े हुए 8,56,000 रुपीज, लेकिन बैंक हमें क्या बोल रहा है कि नहीं जी आपके तो 1.182.5 मिलियन 1.1825 मिलियन रुपीज पड़े हुए, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसका मतलब है दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब नीचे आते हैं, Following is the list of outstanding checks as at 31st जनवरी 2016। तो हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो हमने जो लिस्ट बनाई हुई है कि हमने इन चेक्स को इशू कर दिया हुआ है, ये चेक्स वैलिड है, ये चेक्स हमने इशू कर दिए हुए, हमने इनकी पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन सामने वाली पार्टी अभी तक बैंक में गई नहीं है, एक्चुअली हमारे बैंक से पैसे नहीं निकले। फॉलो कर रहे हैं ना सारे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट हम बना रहे हैं, ये कौन से चेक्स हैं जिनकी हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी है और हम कह रहे हैं कि ये वैलिड है बिल्कुल, और सामने वाली पार्टी बस आए, चेक प्रेजेंट करे और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाए, राइट। तो हमने जो चेक की लिस्ट बनाई है उसमें चेक नंबर 111, 444, 666, 777 और वेरियस आ रहे हैं, और उनकी क्या गिवन है, चेक्स की आपके सामने ये जो डेट्स गिवन होते हैं ये हमेशा चेक की डेट होगी। इशू की डेट क्या है वो तो हमें नहीं पता, राइट। इशू की डेट से हमारा कोई कंसर्न भी नहीं है। ये बात कल हमने बहुत अच्छे से देख ली थी कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक, अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो आपके सामने चेक नंबर के आगे क्या गिवन होगा, डेट ऑफ चेक, नॉट डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक। ठीक है, कि चेक के ऊपर क्या डेट लिखी हुई है। तो 111 की डेट है 14 जुलाई, 444 की है 23 नवंबर, 15 दिसंबर, 28 जनवरी 2016 और 31 जनवरी 2016। नीचे क्या आ रहा है, नीचे वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिव्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक्स रिवील्ड दैट इनकरेक्ट पेईज नेम वाज मेंशन्ड ऑन चेक नंबर 666। तो ये जो चेक नंबर 666 है इसके ऊपर एक एरर आपके चेक में था, यानी कि चेक शुड हैव बीन डिसऑनर्ड, है ना, चेक को कैंसिल कर देना चाहिए था आपको, लेकिन अभी भी ये क्या आ रहा है, आपकी आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में आ रहा है। तो ये तो गलत बात है, आपने इसका मतलब है इसके डिसऑनर की एंट्री पास नहीं की हुई है ना, इसीलिए आपके सामने ये आ रहा है कि ये चेक्स मैंने बस पेमेंट कर दिया, इशू कर दिया, बस सामने वाली पार्टी आए और प्रेजेंट करें, दैट्स इट, राइट। लेकिन 666 वाला चेक जो है सामने वाली पार्टी अगर जाके प्रेजेंट करती भी है तो उसको पैसे नहीं मिलने वाले, है ना। आगे देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसी टाइम पे थोड़ी करेक्ट होगा, हमें जब पता लग गया कि पे का नाम गलत है तो हमें तो अभी करेक्ट कर देना चाहिए ना।
डिसऑनर का कब आपको करना है? बिल्कुल ठीक, डिसऑनर्ड आपने तब फौरन से रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही आपको पता चले कि चेक गलत है, राइट? तो आपको इसी महीने पता लग रहा है ना, जनवरी के महीने में पता लग रहा है कि चेक पे पेई का नाम गलत था। पेई कौन होता है? जिसको आपने पेमेंट करनी हो। पेयर कौन होता है? हम, राइट? तो पेयर कौन है? हम पेयर है, हम पे कर रहे हैं। पेई कौन है? सामने वाली पार्टी। नाम समझ में आ गया जुलेखा? ठीक है, तो उसके नाम में हमने गलती कर दी थी, यानी कि इस चेक को हमें डिसऑनर कर देना चाहिए था। आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये दूसरे सिनेरियो में आपको समझाया है। मैंने तो आपको इस सिनेरियो में आपको समझाया है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको ये कहा कि अगर आपको डिसऑनर्ड का पता लग रहा है 1 या 2 दिन के बाद क्लोजिंग के, आपने तब भी कैश बुक में, इसी महीने की कैश बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है। ये बात तो अलग हो रही है, ये बात तो अलग हो रही है जो हम पिछले सवाल में थे। इधर क्या हो रहा है? इधर ये हो रहा है कि हमें क्या हुआ, हमने 31 जनवरी को जो आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट निकाली तो हमें उसमें पता लगा कि 666 वाला चेक जो है वो तो गलत है। ये अलग है ना, ये अलग है, ठीक है, ये अलग सिनेरियो है। तो हमें क्या पता लग रहा है? अब हमने जब बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया, हमने देखा कि हमारे आउटस्टैंडिंग लिस्ट की चेक्स में, आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, अगर चेक पे डेट कोई अगर गलत लिख दे वो भी डिसऑनर हो जाता है। चेक पे डेट अगर गलत आ जाए, वैसे चेक पे डेट अगर गलत होती है ना तो वो फौरन से, वो फिर आपको सिनेरियो में बता देगा कि वो करेक्ट हो गई, फौरन से वो करेक्ट हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। वो आप पे सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करेगा। जिस तरह अगर आपको याद हो, हमने चेक के डिसऑनर, चेक की डेट वाली भी एक हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आपने अज्यूम करना है, कंट्रोल अकाउंट्स में हमने किया था कि जिसमें मैंने उसमें आपको कहा था कि जैसे ही आपको चेक मिला ना, आपने उसके ऊपर डेट की करेक्शन की और वही चेक वापस भेज दिया, राइट? यानी कि उसको आपको डिसऑनर करने की जरूरत नहीं, वो हमने उसमें अजम्पशन ली थी, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन से मुराद, आई होप आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हो। एक्सेप्शन कोई भी नहीं है डिसऑनर्ड की, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर गलती हो गई तो उसको जाने दें, उसको डिसऑनर ना करें, नहीं। चेक पे हर चीज परफेक्टली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। डेट के मामले में यस, आपको सवाल के अंदर इस तरह से अगर वर्ड्स उसमें मेंशन इस तरह से किए हुए हैं, डेट के केस में मैंने सिर्फ आपको बोला था कि हम एक ये पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि डेट के केस में अगर डेट ऑफ चेक गलत है तो हम उसको बस जल्दी से उसको करेक्ट करें, उसके ऊपर अपना साइन करें और वही चेक वापस इशू कर दें। जो बाकी डिटेल्स हैं उसके अंदर आप नहीं कर सकते। इवन डेट वाले के केस में आप कह सकते हो कि हम डिसऑनर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कैंसिल कर सकते हैं, उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आपने देखो देखना पड़ेगा, हो सकता है कि बीआरएस का सवाल एग्जामिनर ने इस तरह से बनाया हो कि उसमें डेट जो चेक की डेट का एरर है उसको डिसऑनर करना लाजमी बन जाए, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा सिचुएशन को खुद ही देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आपने डिसऑनर नहीं किया, ठीक है, चेक की डेट की गलती थी, आपने डिसऑनर नहीं किया, आपने पूरा बीआरएस बनाया, बीआरएस रिकनसाइल ही नहीं हो रहा और वो उस अमाउंट से रिकनसाइल नहीं हो रहा, राइट, जिस अमाउंट से आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी चाहिए थी। तो फिर आप जाके डिसऑनर की एंट्री पास करके रिकनसाइल कर दो, राइट, ठीक है। तो कभी कभार आपको इस तरह से काम भी करना पड़ता है कि एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, आपने अपने हिसाब से सोल्यूशन कर लिया। और बीआरएस में अच्छी बात क्या होती है, ज्यादातर सिनेरियोज में आपको पता लग जाता है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, राइट। रिकनसाइल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, ठीक, राइट। तो अगर आपका आंसर रिकनसाइल नहीं हो रहा तो आप अब चेक करोगे कितने से डिफरेंस आ रहा है। अगर तो एग्जैक्टली उसी अमाउंट से डिफरेंस आ रहा है जिस अमाउंट पे आपका इख्तलाफ था एग्जामिनर से, फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे डिसऑनर नहीं होगा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरह से बनाया कि वो डिसऑनर करके ही रिकनसाइल होगा, तो फिर आप जाके डिसऑनर कर दो, क्योंकि आपको पता है कि डेट ऑफ चेक में गलती हो तो दोनों सिचुएशंस जायज है ना, दोनों काम हम कर सकते हैं कि चेक को हम ठीक कर दें और वही चेक वापस पकड़ा दें, या उस चेक को डिसऑनर कर दें, उस चेक को कैंसिल करके नया चेक इशू कर दें, दोनों काम हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक नंबर 666 आपका क्या हो गया था, वो तो अब ये पूरा का पूरा डिसऑनर ना, इनकरेक्ट पेई नेम है, उसमें तो आपने चेक को कैंसिल करके नया चेक ही इशू करना है, कितनी काटम पीटी करेंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे
कि चेक नंबर 777 वाज इशूड टू रिप्लेस चेक नंबर 666। तो अब क्या हुआ, हमें चेक नंबर 666 भी नजर आ रहा है, हमें चेक नंबर 777 भी नजर आ रहा है, राइट। द डिफरेंस ऑफ ₹45,000, चेक नंबर 666 कितने का था, 455 का था। चेक नंबर 777 कितने का है, 5 लाख का है। तो ये 45,000 की एडिशनल हो सकता है, हमने उस पर्टिकुलर पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन की हो, राइट। और हमने चेक नंबर 777 इशू किया तो उसमें 4,55,000 का पुराने चेक की अमाउंट भी थी, जिसको डिसऑनर कर देना चाहिए था हमें, हमने नहीं किया। और नए जो ट्रांजैक्शन है उसकी भी पेमेंट हमने इकट्ठी कर दी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने 666 की भी पेमेंट दिखाई हुई है, 455 की, और 777 में भी 455 का अमाउंट आ रहा है, यानी कि 2 दफा आपने पेमेंट दिखा दी है। आपने किया क्या, आपने 666 की रिवर्सल एंट्री पास ही नहीं की, इसीलिए अभी भी आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में आ रहा है। गलती हो गई, इसको ठीक करेंगे, राइट। फिर आगे आते हैं, चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक्स। ये बात तो हमें वैसे ही पता है कि वो क्या हो जाते हैं, फिर टाइम बार्ड हो जाते हैं, राइट। डिटेल्स ऑफ अनक्लियर्ड चेक्स एज एट 31 जनवरी 2016 एज आर एज फॉलोज। अब अनक्लियर्ड चेक्स क्या है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, राइट। और ये बात हमें कंफर्म कैसे होती है, यहाँ पे देखें डिटेल्स में क्या आ रहा है, कस्टमर नेम आ रहा है ना। तो कस्टमर से हमें पैसा रिसीव होता है, राइट, नॉर्मली, है ना। कस्टमर्स हमें पैसे देते हैं, तो ये क्या बता रहे हैं, वो चेक्स जो कि हमें रिसीव हुए थे और अभी तक क्लियर नहीं हुए, ये अपने पास नोट भी कर लें। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, अनक्लियर्ड चेक्स होते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। अनक्लियर्ड चेक्स होते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने हमें कस्टमर्स के जो भी चेक्स हमें रिसीव हुए थे उनकी चेक नंबर्स और रुपीस इन्होंने हमें बता दिए। बाकी सारे जो कस्टमर्स के थे जिनके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात नहीं होगी, वो इन्होंने कंबाइन करके वेरियस में डाल दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चेक नंबर 1XX was dishonored on 28th January 2016, राइट। तो 1XX वाला जो चेक है ये अभी भी अनक्लियर्ड चेक्स की लिस्ट में आ रहा है। इसका मतलब है हमने कैश बुक में इसकी रिसीट दिखाई हुई होगी, बैंक स्टेटमेंट में रिसीट अभी तक नहीं आई। तो होता क्या है, ये जो चेक है 1XX ये तो हो जाता है डिसऑनर, यानी कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसके अगेंस्ट तो पैसे अभी आएंगे ही नहीं। ये चेक आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो आपने क्या दिखाना है अपने पास, रिसीट की रिवर्सल दिखानी है, राइट। 1,40,000 आपने कहा हुआ है कि चेक नंबर 1XX से के अगेंस्ट 1,40,000 हमें पैसे मिल जाएंगे, मिल चुके हैं, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया रिसीट। लेकिन अब वो बैंक ने क्या कहा, आई एम सॉरी आई कैन नॉट ऑनर दिस चेक, इस चेक के अगेंस्ट आपको पैसे नहीं आ सकते बैंक अकाउंट में। तो आपको क्या करना है, रिसीट की रिवर्सल दिखानी है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे। मोहसिन क्लियर है बच्चे, जुलेखा, हाँ। तो हम भी तो जनवरी 2016 में खड़े हुए हैं, हम कौन से महीने की बात कर रहे हैं, हम भी तो जनवरी 2016 में हैं, ठीक है। तो हमने तो उसी उसका काम करना है ना फिर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सिचुएशन है, हाँ, चेक नंबर 2XX was mistakenly credited by the bank to another party, ठीक है। चेक नंबर 2XX was mistakenly credited by the bank to another party। तो 2XX से हमने दिखाया हुआ है कि हमें पैसे मिल जाएंगे। क्या हुआ, बैंक ने क्रेडिट तो किया लेकिन किसी और का अकाउंट, है ना। तो क्या हुआ, जीई's अकाउंट वाज हाउएवर क्रेडिटेड ऑन 8 फरवरी। वो तो 8 फरवरी की बात है कि जब बैंक ने अपना एरर ठीक किया। हम 31 जनवरी की बात करेंगे कि 31 जनवरी पे क्या आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअली पैसे आ गए, जवाब आएगा नहीं। तो आप इसको दो तरीकों से ट्रीट कर सकते हो, या तो इसको कह सकते हो कि ये बैंक एरर है, या हम 31 जनवरी पे खड़े होकर ये बात कह सकते हैं कि 70,000 इज स्टिल व्हाट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। इट्स योर चॉइस एंटायरली, दोनों तरीकों से आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे तो आपने अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना है। बाकी आप ये काम कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 31 जनवरी तक ये सारे आइटम्स क्या हैं, ये वैलिड चेक्स हैं जिनके अगेंस्ट अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले,
2XX में क्या हुआ था, किसी और के अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो हम क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे ना हमारे अकाउंट में तो अब तक नहीं डाले, तो अगले महीने जब वो ठीक करेगा, जब वो पैसे हमारे अकाउंट में डालेगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं। अ डेबिट ऑफ रुपीज 1,35,000 इज अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ जनवरी 2016। यहाँ पे आके रुक जाए, मैंने आपको हमेशा क्या बोला कि जब आप इस तरह से पढ़ो, आपको लिखा हुआ आ रहा है कि अ डेबिट ऑफ रुपीज 1,35,000 इज अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में कोई चीज डेबिट आ रही है नजर, यानी कि क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है, रिसीट हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं। ठीक है, पेमेंट हो रही है। बैंक के केस में अलग ऑपोजिट होगा ना, बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि आपने कोई पेमेंट की है 1,35,000 की। ठीक है, अच्छा, फिर जब उसकी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है, तो हमें पता लगता है इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ अ क्रेडिट गिवन इन दिसंबर 2015। क्या हुआ था, दिसंबर 2015 में बैंक ने हमें कोई क्रेडिट दिया था। क्रेडिट से क्या मुराद, बैंक ने हमारे अकाउंट में कोई चीज डिपॉजिट होते हुए दिखाई थी, जिसका अब जनवरी के महीने में वो रिवर्सल दिखा रहा है, इसलिए वो पेमेंट दिखा रहा है। ठीक है, उसने हमारे अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट की थी अगेंस्ट अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1 मार्च 2016 विच वाज मिस्टेकनली डिपॉजिटेड बाय जीई। अब ये क्या कह रहा है, हुआ क्या, आपके पास एक पोस्ट डेटेड चेक रिसीव हुआ था आपको, जिसकी डेट क्या थी, 1 मार्च 2016। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बोला कि ये चेक हमें रिसीव हुआ था, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2015 में बैंक ने आपको क्रेडिट दे दिया था। क्रेडिट दे दिया था यानी कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहला एक्शन क्या था बैंक का, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, बैंक ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया था। आपने किया क्या, आपको 1 मार्च 2016 की डेट का कोई चेक मिला, आपने जाके बैंक में जमा करा दिया। बैंक मैनेजर से भी ये गलती हुई कि उसने डेट नहीं चेक की और उसने दिसंबर के महीने में आपका ये चेक डिपॉजिट करते हुए दिखा दिया आपके बैंक अकाउंट में, है ना। हालांकि ये कब कब से इसकी वैलिडिटी शुरू होगी, फ्यूचर में इसकी वैलिडिटी शुरू होगी, अभी तो इसके अगेंस्ट पैसे आने ही नहीं चाहिए थे, राइट। 1 मार्च को अगर आप इसको डिपॉजिट कराएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो अब हुआ क्या, जैसे ही मुझे चेक भी रिसीव हुआ, मैंने जैसे ही डिपॉजिट कराया, मैंने कैश बुक में भी एंट्री कर दी होगी, बैंक ने भी एंट्री कर दी, कौन से महीने में, दिसंबर 2015 में। तो अब जनवरी में आके बैंक ने तो उसको ठीक कर दिया, मुझे भी ठीक करना है ना अभी, 1,35,000, है ना, मुझे भी ठीक करना है। ये मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट जब जीई ने भी डेट चेक नहीं की और उसने जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक में जाके पकड़ा दिया, तो लाजमन उसने कैश बुक में भी इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी होगी दिसंबर के महीने में। बात समझ आ रही है। तो दिसंबर के महीने में हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने भी चेक नहीं किया, बैंक ने भी हमें इसका क्रेडिट दे दिया दिसंबर के महीने में। अब जनवरी के महीने में उसको रियलाइज हो गया कि हमने गलती की थी, ये तो डिपॉजिट होने चाहिए थे मार्च के महीने में, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, हम पेमेंट दिखा देते हैं इनके अकाउंट से। लेकिन अब तक ये काम हमने नहीं किया, तो अब कैश बुक में जाके हम जनवरी के महीने में इस 1,35,000 को भी रिवर्स कर देंगे, हम भी पेमेंट दिखा देंगे, राइट, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है। बात समझ आ रही है। जी मोहसिन और जुलेखा क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये बातें सारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, सबके पास सबके दिमाग में सब ये बैठना चाहिए। ठीक है, पहली दफा पढ़ के नहीं समझ में आता, उसको फिर जब उर्दू में अपने आप को समझाएं, जब उसको सिंप्लीफाई करें कि क्या करें, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, तो इंशाल्लाह सारी बातें फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जुलेखा, बच्चे ठीक है। जी कोई क्वेश्चन है आपका जुलेखा? ठीक है, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। रिकनसाइलिंग आइटम ऑफ रुपीज 9,000 इज अपेयरिंग इन द बैंक रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट
A reconciling item of rupees 9,000 is appearing in the bank reconciliation statement. यानी कि अभी कहां पे आ रहा है, बीआरएस में आ रहा है, फ्रॉम दिसंबर 2015, यानी कि दिसंबर 2015 से आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है. It represents the difference between a check of rupees 54,000 received from a customer and recorded by. Okay, चलें ठीक है. It represents the difference between a check of rupees 54,000 received from a customer and recorded by GE at 45,000. The error could not be identified in December 2015. तो हुआ क्या था, दिसंबर 2015 में आपने कैश बुक का एरर किया था, और वो क्या किया था कि चेक का अमाउंट था कितना, 54,000. रिसीव किया था आपने चेक, यानी कि पैसे आपने रिकॉर्ड किए थे आते हुए, तो आपने उनको कैश बुक में रिसीट कितने से रिकॉर्ड कर दिया था, 45,000 से. और क्योंकि ये एरर आपको नहीं आइडेंटिफाई हुआ था दिसंबर 2015 में, एज ए रिजल्ट ये बीआरएस में चला गया है ना, अनआइडेंटिफाइड फिगर के थ्रू, सिर्फ रिकनसाइल करने के लिए कि ये एक अमाउंट है 9,000 की जो भी जस्टिफाई नहीं हो रही कि क्या क्यों आ रहा है डिफरेंस, राइट. तो अब आपको दिसंबर के महीने में जनवरी के महीने में पता लग गई ना कि क्या बात थी, तो अब क्या करोगे, आप कैश बुक में अब एडजस्टमेंट कर दोगे. यानी कि आपने दिसंबर के महीने में रिसीट साइड कम से दिखाई थी, अब आप रिसीट को फर्दर इंक्रीज कर दोगे 9,000 से, राइट. फिर ये आपको कह रहा है फॉलोइंग डेबिट एडवाइसेस. डेबिट एडवाइसेस मैंने आपको बताया हुआ है. डेबिट एडवाइसेस क्या होती हैं, बैंक आपको बता रहा होता है मैंने आपके बैंक अकाउंट से ये पेमेंट्स डिडक्ट कर लिए है ना, ये पेमेंट्स होती हुई मैंने दिखाई है. क्रेडिट एडवाइसेस क्या होता है, क्रेडिट एडवाइसेस में बैंक आपको बता रहा होता है ये पैसा मैंने आपके बैंक अकाउंट में डाला है, राइट, फॉर एनी रीजन. ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ तो आपके बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, राइट. इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, आपने डिविडेंड, बैंक ने आपके बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव किया किसी कंपनी से, तो डिविडेंड उसने आपके अकाउंट में डाल दिया, ठीक है. तो अब वो क्या बता रहे हैं, फॉलोइंग डेबिट एडवाइसेस डेटेड 29 जनवरी 2016. आपने ये देखा कि एडवाइसेस की डेट क्या है, 29 जनवरी, यानी कि जनवरी के महीने से परटेन करती हैं जितनी भी उसने पैसे आपसे डिडक्ट किए हैं. अब भले वो आपको फरवरी में मिले हो, भले मार्च में मिली हो, रिसीव हुई हो, भले अप्रैल में रिसीव हुई हो, ये बात मैं आपको कह रही थी कि जिस महीने की वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसी महीने में हमने भी रिकॉर्ड करना है. तो बैंक चार्जेस कौन से महीने के, अब आप खुद भी देखो ना, बैंक भी तो एक बिजनेस है ना. हम उसने क्या किया होगा, उसने जैसे ही पैसे डिडक्ट किए होंगे 8,500 आपके बैंक अकाउंट में, उसने साथ ही एक रसीद भी जनरेट कर दी होगी, राइट. तो 29 जनवरी 2016 को ही एक्सपेक्टेड है कि उसने बैंक चार्जेस भी आपसे डिडक्ट कर लिए. क्यों, क्योंकि ये जनवरी के महीने के चार्जेस थे, राइट. इसी तरह एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस, यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट उसने पेमेंट कर दी थी, कौन से महीने में, जनवरी के महीने में. तो इसको हमने कैश बुक में भी जनवरी के रिकॉर्ड करना है, फरवरी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो हमने क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक में 8,500 और 1,20,000 की पेमेंट दिखा देनी है. अब आपके पास 15 मिनट हैं, तकरीबन 15 से भी कम, तकरीबन 10 मिनट हैं, ठीक है. क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. डिस्कस हम कर चुके हैं, होप आप लोग नोटिंग कर रहे थे किस पॉइंट में क्या होगा. क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ. आपने क्या बनाना है, कंप्यूट करना है करेक्ट बैंक बुक बैलेंस एंड प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स इन द बैंक बुक एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016, ठीक है. अच्छा, तो ये ठीक है, फॉन्ट बहुत छोटा तो नहीं हो गया. जी, इतना ठीक है या बहुत छोटा तो नहीं हो गया, नजर आ रहा है. सॉरी, मुझे जुलेखा आपकी बात समझ में नहीं आई. ठीक है, चले, सही है. तो आपके सामने क्वेश्चन है
कोशिश करें इसको अटेम्प्ट करने की। चीजों को मैंने आपको समझा दिया है, आप कोशिश ये करें, इनको रिवाइज करें दिमाग में, क्या बात बोली थी, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। एक दफा ये आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट को जरा एक चीज हमारे से मिस हो गई। आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट को हमने चेक करना है कि कोई टाइम बार्ड चेक तो नहीं है इसमें, है ना। पोस्ट डेटेड चेक तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। सारे जनवरी 2016 का लेटेस्ट है और जनवरी 2016 तो हमारा करंट मंथ है, राइट। फ्यूचर की कोई भी डेट का चेक नहीं है। आप जरा एक दफा चेक करें, इन डेट्स में से कोई पोस्ट डेट टाइम बार्ड चेक तो नहीं है। 6 महीने पहले की तो कोई डेट नहीं है, नजर आ रहा है कोई चेक? 14 जुलाई वाला, बिल्कुल ठीक। तो हमें क्या करना है, हमने 666 की भी डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है और 111 की भी डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है, क्योंकि जनवरी के महीने में टाइम बार हो रहा है। तो जनवरी के महीने की कैश बुक में आपने इसकी टाइम बारिंग की वजह से डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है, ठीक है, रिवर्सल की एंट्री पास करनी है। तो आप लोगों ने अब ये स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हम कर रहे थे, और ऑटम 2016 का क्वेश्चन नंबर 8 ये आपने करना है आज एज अ होमवर्क। इसके अलावा हमने J7 को भी डिस्कस करना है। तो J7 जो है वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, सबने अटेम्प्ट करना है, खासतौर पे वो जो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, ताकि फिर हम कल क्लास में सिर्फ आपके प्रॉब्लम एरियाज को डिस्कस करें, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। प्रोविजन के क्वेश्चन की क्लास संडे को रखते हैं, ठीक है, संडे को रख लेते हैं, उसमें इंशाल्लाह आपकी क्वेरी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। या देख लेते हैं, अगर तो मुझे लगा कि अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट स्टार्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो सैटरडे को हम फिर आपकी डिस्कशन क्लास रख लेंगे कि जो लोग इंटरेस्टेड है मिड टर्म्स में, उन्होंने जो जो तैयारी की हुई है, जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर हम सैटरडे को नया टॉपिक स्टार्ट करने के बजाय हम आपकी क्वेरीज को स्टार्ट कर ले, रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।